ठीक है, देखिए आप लोगों को कल शेड्यूल बता दिया था। उसके बाद संविधान का जो बेसिक चीज था वो बता दिया था। लोकतंत्र क्या है हमारा, यहाँ पे राष्ट्रगान कब जुड़ा है, उसके बाद समितियां क्या था, उसके बाद किन किन देशों से क्या क्या चीज लिए गए हैं, इन सारे चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था। इनसे संबंधित कोई एक सवाल अगर बनता है, देखिएगा क्या होता है कि कितना भी पढ़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन क्या होता है, लोगों को लगता है कि क्लियर नहीं होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। देखिएगा जीएस का कोई क्या होता है, अंत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीएस में सभी कुछ है। तो जीएस जीके या जीएस वाले पार्ट का कभी अंत नहीं है। फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको बताया था, कम से कम पिछले जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उन सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर आपके पास होना चाहिए। और उनमें देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन हमें पूछना भी, मतलब हमें करना भी है। तभी क्या होता है, हम दूसरे से लीड ले पाएंगे, नहीं तो फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ के जाएंगे। देखिए आज हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। आपको कल बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है ये हम अमेरिका से लिया है। अब ये जरूरी क्यों है? देखिए आपको पता है कि हम जब राजतंत्र में थे तो हम प्रजा हुआ करते थे। अब जब लोकतंत्र गणतंत्र में यानी रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक में जब आए, तो हम लोग क्या हो गए, नागरिक हो गए, सिटीजन हो गए। आज हम लोग क्या लिखते हैं, सिटीजन लिखते हैं, नागरिक लिखते हैं। और नागरिकों को बहुत सारे अधिकार राज्य द्वारा दिया गया है। पहले राज्य द्वारा नागरिकों को या उनके जो प्रजा होते थे, जनता होते थे, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे आपको पता है कि भूमि सुधार अधिनियम क्यों लाया गया था, क्योंकि जो राजा महाराजा थे, जितने भी जमीन होते थे उनके नाम पे होते थे, ना कि किसी किसान के नाम पे होते थे। इसलिए क्या था कि मौलिक अधिकार या जो भी एक जीवन जीने के लिए जो बेसिक राइट हमें चाहिए था, वो एक आम नागरिक का नहीं था। जब राजा का कहे हुए शब्द ही कानून हुआ करता था, उस समय की बात बोल रहा हूँ। अगर राजा अगर बोल दिया कि इनको मारना है तो मारना है, अगर उसने दोष किया है, दोषी है या नहीं है, इसका कोई जांच नहीं हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, अगर अभी स्टेट अगर किसी व्यक्ति को अगर इस तरह से पनिशमेंट देता है, तो स्टेट को या राज्य को या सरकार को जवाबदेही बनता है कि उस व्यक्ति ने क्या कोई भारतीय कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं। अब ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये राज्य के विरुद्ध माना जाता है। अब बोले राज्य के विरुद्ध क्यों है? क्यों? क्योंकि राज्य को बहुत सारे कार्य करने से रोकता है, और ये नागरिकों को अधिकार देता है। अगर मान लेते हैं, अगर राज्य को यह अधिकार नहीं देते, तो जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो अपने अनुसार क्या होता है, इमरजेंसी वगैरह बहुत कुछ लगा के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार कर सकते थे। लेकिन हमें मौलिक अधिकार दे दिया गया है, इसलिए हर सरकार जो बनती है वो जनता के आगे हर 5 साल में क्या होता है, झुकना पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है, इसे हमारे संविधान के जो पार्ट, आपको पता था कि 22 पार्ट है, उनमें से पार्ट 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 3 में इनको रखा गया है, पार्ट 3 में रखा गया है। और आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। और एक बात समझ लीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पहली बार ब्रिटेन, आपको बताया था कि कल, कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक कौन बने थे? ब्रिटेन बने थे। तो ब्रिटेन के जो उस समय के जो राजा थे, उन्होंने अपने देश के लोगों को कुछ क्या था, सिटीजन राइट दिया गया था। तो वही सिटीजन राइट अमेरिका ने जब अपना संविधान बनाया, तब इन सिटीजन राइट को क्या है, और अच्छी तरह से डिफाइन करके अपने संविधान में ऐड किया गया था। और इसी को क्या है, भारत ने अडेप्ट किया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, राज्य के विरुद्ध माना जाता है, और जो नागरिक है उसके लिए क्या है, ये एक प्रकार के अधिकार है। और ऐसे मानना क्या, इसको जानना चाहिए, भारत के सभी लोगों को, भारत
इस मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार जानेंगे तो बहुत सारे जो राज्य या व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर जो अत्याचार या कोई भी चीज करते हैं तो उनको क्या होता है, रोकथाम किया जा सके। अब आप लोग देखते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होता है पुलिस उनको जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको अपने मौलिक अधिकार के बारे में अगर आप लोग देखे होंगे, जहां पर लोग गरीब या अशिक्षित होता है वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी होता है उनका ज्यादा चलता है। जहां पर लोग एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, जागरूक ज्यादा होते हैं, वहां पे ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप मतलब नेताओं का भी नहीं ज्यादा चल पाता है। अब ब्रिटेन को देख लीजिएगा, जहाँ ब्रिटेन हो गया या जितने भी विकसित है, हमारे देश में भी देख लीजिएगा, जो साउथ इंडिया है वहां पे ब्यूरोक्रेसी का नहीं चल पाता ज्यादा। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि वहां पे अधिकांश लोग एजुकेटेड हैं, और दूसरी बात है एक्सपोजर भी उनको मिला हुआ है। अधिकतर देखिएगा जो साइंटिस्ट है या डॉक्टर इंजीनियर है वहाँ के लोग अधिकतर इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो उनके लोगों को मालूम है अधिकार क्या चीज होता है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा होता है। और जहाँ पे आप लोग देखेंगे गरीब होते हैं वहां पे क्या होगा, नौकरशाही का इज्जत बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ पे अमीर लोग हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं वहाँ ज्यादा नहीं था। इसलिए गांव में देखिएगा अभी भी क्या होता है, कोई पुलिस वाला जाता है या तो उसका बहुत ज्यादा इज्जत होता है। शहर में ऐसा कोई चीज नहीं है, अलग बात है। देखिए, मूल संविधान में हमारा जब संविधान बनाया गया था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में 1978 में जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको संविधान से हटा दिया गया। और वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितना है, 6 रह गया, 6 मौलिक अधिकार रह गए वर्तमान में। ध्यान देगा, तो वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, 6। और मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में हमारा 7 मौलिक अधिकार था, जिसको ध्यान रखिएगा। अब हम मौलिक अधिकार को देखते हैं, उनके एक एक पॉइंट को देखते हैं। मौलिक अधिकार से एक सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे इसमें 6 मौलिक अधिकार है, आपको दिखाते देखिए। समता का अधिकार, समता मतलब इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। देखिए, समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 से 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध यानी जो डिस्क्रिमिनेटिव होती है उसके विरुद्ध है, 23 से लेकर 24 तक है। फिर राइट टू रिलीजियस, ये है 25 से लेकर 28 तक है। फिर है राइट टू माइनॉरिटीज, और ये है 29 और 30 है। और 31 देखिए हटा दिया गया यहाँ पे, 31, ये 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार था पहले। संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ, उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 को हटा दिया गया। किस अमेंडमेंट के माध्यम से हटा दिया गया? संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। वो है आपका 44 अमेंडमेंट के माध्यम से हटा दिया गया। अब इसको कहाँ रखा गया है? अब इसको 300 ए आर्टिकल में रखा गया है। आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। अब इसे क्या माना जाता है? इसे वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार माना दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, उसमें भी क्या है, महिलाओं को भी क्या है, संपत्ति में लड़कों जैसा बराबर अधिकार दिया गया है। किसी भी जाति धर्म के हो उनको दिया गया है, जो भी ध्यान दिया। तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया है? 44 अमेंडमेंट में हटाया गया है, 1978 में हटाया गया है। अब रखा किस में गया है? आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। और ये क्या है, इसमें एक कानूनी या वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद संवैधानिक उपचार रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है वो आर्टिकल 32 में है। और 33 और 34 35, 33 34 35 क्या है, ये क्या है, जो नागरिक होते हुए भी जो सैन्य या आर्मी या पुलिस में जो लोग होते हैं उनके लिए है। क्योंकि जो आर्मी पुलिस या सेना में होते हैं उनके लिए क्या होता है, सभी मौलिक अधिकार उनको समान रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको वही सुरक्षा देते हैं। खुद अगर आर्मी वाले ही अगर हड़ताल में चले जाएंगे तो भाई देश का क्या हो जाएगा, इसलिए उनको ये सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा।
आर्मी हो गया, पुलिस। देखिए आप लोगों ने देखा होगा पुलिस का क्या होता है, हड़ताल वगैरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुलिस ही क्या होता है, प्रोटेक्शन देता है। खुद ही प्रोटेक्शन में चले जाएंगे तो फिर कैसा होगा? देखिए पहला है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में हम पहला जो आर्टिकल है वो है, हम 14 पढ़ेंगे। आप बोलोगे 12 और 13 क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखिए जो हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 12 है वो क्या करता है, वो बताता है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट कौन होते हैं। स्टेट या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट का क्या करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 6 ऐसे संस्था हैं जिनको गवर्नमेंट कहते हैं। एक है हमारे राष्ट्रपति जी, ये गवर्नमेंट का पार्ट होता है। दूसरा है हमारे संसद, जहां जहां कानून बनाता है। तीसरा है हमारे जितने भी विधानमंडल होते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं, ये भी सरकार या स्टेट का पार्ट है। उसके बाद होता है राज्यपाल, यानी गवर्नर। अभी बताऊंगा क्यों। उसके बाद होता है आपका जितने भी पंचायती राज में जितने भी होता है, पंचायती राज में जितने भी संस्थाएं होती है, पंचायती राज संस्थाएं। और छठा होता है नगर निकाय। जितने भी नगर निकाय होते हैं ये क्या होता है, गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं या स्टेट होते हैं। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, कोई भी केस जब लड़ते हैं ना, सरकार की तरफ से जो वकील होता है, जिसको केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और स्टेट में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। तो ये सरकार उस समय जो भी सरकार का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। सरकार का मतलब होता है जो भी उस समय सत्ता में व्यक्ति बैठे होते हैं वो सरकार होती है। सरकार का मतलब कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति नहीं है। मतलब जो भी सत्ता में होंगे, अगर इस समय नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो सरकार क्या है, वही है। गवर्नमेंट क्या है, वही है। उनसे जवाब तलब लिया जाएगा। इसलिए आप जानते हैं लोकतंत्र में यह होता है कि किसी से भी जवाब तलब लिया जा सकता है। ऐसे नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, तो उनसे क्या होगा, बातचीत या उनसे भी जवाब लिया जा सकता है। तो स्टेट कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं, उसके बाद गवर्नर होते हैं, उसके बाद पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं, और अर्बन बॉडी जो होते हैं। देखिए ये जो संस्था आपको 6 संस्थाएं दिखाई दे रहे हैं ना, ये 6 संस्थाएं क्या होता है, ये अपने क्या बना सकते हैं, ये लॉ मेकर होता है, यानी कानून बना सकते हैं। ये जो 6 संस्था है, इसके अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो कानून को बना सके। चाहे कोई डीएम बन जाए, कोई एसडीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाने के लिए इन 6 संस्थाओं के पास ही अधिकार है। इसलिए इनको गवर्नमेंट कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बोले राष्ट्रपति कैसे, देखिए राष्ट्रपति के बारे में आप आगे बढ़ेंगे, अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो वो भी कानून होता है। राज्यपाल भी क्या है, और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करते वो भी कानून होता है। आप जानते हैं पंचायती राज में भी क्या होता है, वो भी कानून बना सकते हैं 29 विषय पे। नगर निकाय क्या है, 18 विषय पे कानून बना सकता है। तो ये कानून बना सकती है। तो इनको क्या है, गवर्नमेंट या स्टेट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात आता है कि जो राइट टू इक्वलिटी है, ये हम किससे ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे गवर्नमेंट से भी हम ले सकते हैं। क्योंकि आम नागरिक तो हमें देंगे नहीं, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत हो रहा है तो आम नागरिक तो हमें वो देंगे नहीं। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इन इस संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा। और ये संस्था अगर नहीं सुनते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई किसी व्यक्ति के पास अगर कोई उनके साथ कोई अन्याय करता है, तो सबसे पहले हम क्या, नौकरशाही के पास जाते हैं, जो क्या होता है, गवर्नमेंट के अधीनस्थ काम करते हैं। अगर नौकरशाही से उसका बढ़िया से डिसीजन या बढ़िया से निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय के पास। और आपको बता कि हमारे संविधान का जो गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो पहला है विधि के समक्ष समता, यानी जो हमारा लॉ है, लॉ के जो सामने या लॉ के
समक्ष क्या होता है, सबको एक जैसा समानता मिला, ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। जैसे आपको पता था कि अगर कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक अमीर गरीब या एक अनपढ़ एक पढ़े लिखे है, अगर एक जैसा मर्डर करे तो दोनों को एक ही धारा एक ही सेक्शन में दोषी ठहराया जाएगा। तो क्या होगा, इसलिए माना जाता है कि विधि जो है, लॉ है, उनके समान क्या है, उनको एक जैसा क्या होता है, उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें कुछ अपवाद होता है। जैसे क्या होता है कि जो संसद सदस्य होते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव के जो सदस्य होते हैं, या राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं, इनको कुछ सुविधा इसलिए दी जाती है कि ये लोग क्या होता है, लॉ मेकर होते हैं। तो जब ये सेशन चलते हैं या जब वो कार्य करते हैं तो उनको क्या होता है, सदन में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग जानते होंगे, जो भी कोई भी एमपी वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है, जब भी कोई सेशन होने वाला होता है उसके 40 दिन पहले किसी भी सिविल मैटर पर, सिविल दो तरह के केस होते हैं, सिविल केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई फौजदारी होगा, क्रिमिनल होगा, तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिविल मैटर में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सामान्य परिस्थिति है, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो क्या है कि सभी नागरिकों लॉ के अकॉर्डिंग एक जैसा ट्रीटमेंट या एक जैसा संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन कुछ अपवाद इसलिए है क्योंकि जो कुछ लॉ मेकर्स होते हैं, यानी कानून को बनाने वाले होते हैं, उनको अगर विशेष अधिकार नहीं देंगे, जैसे मान ले किसी सांसद को, अगर किसी पार्टी के सांसद को अगर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाए और बहुमत सिद्ध करना होगा सदन में, अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, सत्ताधारी जो पक्ष होगा वो विपक्ष वाले सब विधायक या सांसदों को जेल में भर डाल देंगे और इधर से बहुमत सिद्ध कर लेंगे। तो ये बहुत सारे रीजन है, इसलिए क्या है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अगला है आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 जिसे कह सकते हैं, जो गरीब, वंचित, महिला और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, आदिवासी, इनके लिए एक रामबाण मान के चलिए। आर्टिकल 15 में यह बात किया गया कि डिस्क्रिमिनेटी नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ। और किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, रिलीजियस के आधार पर। देखिए भारत में अलग अलग धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म के आधार पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है उनका मूल वंश। आप लोग देखे होंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग रहते हैं वो थोड़ा सा चाइनीज टाइप का दिखाई देता है। तो जितने भी नागालैंड वगैरह अरुणाचल प्रदेश के रहते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होता है, उनको उस हिसाब से परेशान करने लगते हैं। तो अब उनका मूल वंश है, किसी को अगर कहीं पे जन्म हुआ है, अब उसका जन्म तो उनके हाथ में है नहीं, तो उन्हीं के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना सही नहीं होता है। अगर किसी कोई अगर एससी या एसटी घर में जन्म लेता है, या कोई महिला के रूप में भी, फीमेल के रूप में भी अगर जन्म लेता है, तो जन्म लेना उस व्यक्ति के हाथ में थोड़ी ना है भाई। उस आधार पर किसी को आप असमानता क्यों देखेंगे, चाहे वो कोई कोई भी हो, क्या किसी के हाथ में नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो उसके मूल वंश, वंश मतलब उसके जो रेसेस होते हैं उसके आधार पर नहीं किया जाता है। फिर कास्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। कास्ट अलग अलग होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब बहुत से लोग मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानशाली हूं, ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग, अभी आपको बताया कि हमारे जब संविधान बना था तो हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, अंबेडकर जी थे। और अंबेडकर जी क्या है, एससी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उच्च जाति में जन्म लेना ही सब सर्वगुण संपन्न होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जाति के आधार पर भी इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर जेंडर के आधार पर नहीं होना चाहिए, जैसे मेल फीमेल के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज देखिएगा आप, राफेल तक को भी क्या है, महिलाएं उड़ा रही है, ऑपरेट कर रही है। चंद्र, वो अभी जो चंद्र मिशन गए उसके डायरेक्टर भी महिला रही है। तो ऐसे नहीं है कि महिला भी कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या होता है, अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मेन है। फिर जन्म स्थान के आधार पर नहीं
करना चाहिए। जन्म स्थान क्या मतलब, जैसे मान ले किसी गांव में हुआ, किसी के जंगल में कोई लोग रहते हैं, इसके आधार पर ये नहीं कि मतलब वो जंगल से आए, नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ भी जो भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप लोग, एक पिक्चर भी आया था आर्टिकल 15, उसको भी जान सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ जगह पे अपवाद है कि ये सब होने के बाद भी क्या होता है, जैसे हमारे देश में महिला, बच्चे और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, उनका उत्थान बहुत जरूरी होता है। उनका उत्थान जरूरी है, इसलिए उनको आरक्षण, मुक्त की शिक्षा वगैरह दी जाती है। आप लोग देखते होंगे कि जो गरीब लोग होते हैं या SC ST लोग होते हैं, उनको क्या होता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उन जब मुख्य समाज के जो मुख्य धारा है, वहां से वो बहुत पीछे चले गए हैं, इसलिए उनको मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको दी गई है। तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 होता है। अब आता है आर्टिकल 16। देखिए आर्टिकल जो 16 है, यानी 16 है, इसमें बताया गया, दो चीज बताया गया है। एक अवसर की समानता की बात की गई है, यानी अपॉर्चुनिटीज, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपका लेक्चरर का फॉर्म आने भर दिया आप लोगों ने। अब लेक्चरर में क्या होगा कि इसमें जो जिसने भी B.Ed कर रखा हो और PG कर रखा हो, वो सभी उत्तराखंड के लोग उसको भर सकते हैं। उत्तराखंड के किसी भी ऐसे व्यक्ति को भरने से रोका नहीं जा सकता जिनके पास B.Ed हो और उन्होंने PG कर रखा हो, सभी भर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि उत्तरा जो भी योग्यता रखा गया है, उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप लोग जानते हैं पहले जमाने में क्या होता, लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया था, बहुत सारी चीज है, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि समानता थी। देखिए दुनिया में गरीब और अमीर में ये इतना ज्यादा जो विभेदीकरण है, उसका मेन कारण है एक तो क्या है, दो चीजों में इक्वलिटी नहीं है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। जो भी आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कम से कम ये लोगों को कम से कम सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिक्षा से क्या होता है, जितने भी असमानता है, सबसे जल्दी इसको खत्म किया जा सकता है शिक्षा से। और दूसरा है अवसर। आप बताइए, जो दून जैसे स्कूल है, या जो बढ़िया बढ़िया जो स्कूल है, अगर इन स्कूलों में धीरे धीरे अगर आदिवासियों के लोगों को अगर पढ़ाया लिखाया जाएगा, उतना बढ़िया शिक्षित कर लिया जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं। अब वहाँ पे स्कूल है, लोग नहीं है, टीचर नहीं है, और मेन है, आप लोग जानते हैं, जो सरकारी स्कूल में टीचरों के योग्यता में कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। इतने कड़ी एग्जाम के बाद क्या होता है, टीचर सेलेक्ट होते हैं, तो उनकी क्या होता है, योग्यता पर नहीं होता। लेकिन जब शिक्षक बन जाते हैं और वो उनको जो सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य होता है, उनको ना करके उनको केवल शैक्षिक कार्यों में उनको लगाया जाए, तो एजुकेशन और बढ़िया हो सकता है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, हाई स्कूल इंटर पास या ग्रेजुएशन पास टीचर बन जाते हैं, और वही स्कूल ज़्यादा सक्सेस हो जा रहा है। और जो इतने हाई क्वालिफाइड जो टीचर जा रहे हैं, जो इतना एग्जाम क्वालिफाई करके, वो सरकारी स्कूल क्यों फेल हो जा रहे हैं? आप लोग देखिए उत्तराखंड में कितने स्कूल बंद होते के कगार पर है। क्यों बंद हो जा रहा है, क्यों ये हो जा रहा है? इसमें थोड़ा सा सरकार को भी आत्मा मंथन करने की आवश्यकता है। तो मेन है एजुकेशन में इक्वलिटी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। तो उससे क्या होगा। और देखिए आर्टिकल 16(4) में ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 16(4) में क्या है, आरक्षण के बारे में बात की गई है, रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। भारत में जो रिजर्वेशन है, देखिए भारत में जो रिजर्वेशन है, वो क्या होता है, जो शैक्षिक यानी और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, उनको रिजर्वेशन देने की बात मूल संविधान में है। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे जो मूल संविधान है, यानी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आरक्षण का प्रावधान क्या है या बेस क्या है, तो वो क्या है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा समाज है, उनको आरक्षण दी गई है। लेकिन उसके बाद OBC को दी गई है। अभी देखिए जो EWS भी दिया गया है, जो कमजोर लोग हैं। लेकिन मूल संविधान में क्या है, शैक्षिक और सामाजिक। एक क्वेश्चन पूछ बहुत बार पूछा गया है
तो मेन जो हमारे मूल संविधान है उसमें सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो भी समाज पिछड़ा रहे उनको केवल 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन वोट बैंक का राजनीति शुरू हो गया और उसको बढ़ाता शुरू कर दिया। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, इसको खत्म करना उतना बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, चाहे उनको नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन उनको लगता है कि इससे उनको बहुत सारे चीज सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 में क्या बोला? अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है। जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत जिसे कहा जाता है, उसकी खत्म करने की बात की गई। आप लोग जानते हैं कि पुराने समाज में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पे इन चीजों के बारे में है, जैसे मंदिर में जाने से रोक है, या किसी विशेष जाति के लोगों को गांव में जा आने में पाबंदी, ये सारी चीज था। तो इसको अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी कहते हैं, तो इसका उन्मूलन की गई है। आर्टिकल 17 में इसकी बात की गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगला है आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है? देखिए आर्टिकल 18 में, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी फ्रीडम हुआ था, तो उस समय आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजा और अंग्रेजों द्वारा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको उपाधियां दिया गया था। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनको बहुत सारे बड़े बड़े उपाधि दी गई थी। उनको अलग सा सेना रखने का अधिकार दिया गया था, बहुत कुछ ऐसे दी गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ और हमारे यहाँ पे जब संविधान लागू हुआ, तो उसमें बताया गया कि ऐसे किसी भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया उपाधि किसी को नहीं दिया जा सकता है। नहीं तो क्या है, समाज में भेदभाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे संविधान में क्या है? दो प्रकार के उपाधियों को छोड़कर, एक शिक्षा संबंधित उपाधि और एक है सैन्य उपाधि, जो आर्मी के द्वारा दी जाती है। इन दोनों उपाधियों के अतिरिक्त जितने भी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया। चाहे जैसे राय बहादुर, नवाब साहब, ठीक है, ऐसे जितने भी उपाधि दी गई थी उस समय, नवाब, महाराजा, राजा, ये सारे उपाधियों को अंत कर दिया गया। दो उपाधि दिया गया। शिक्षा, जैसे कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, कोई इंजीनियर तो इंजीनियर, कोई वकील है तो वकील लगा सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लगा सकते हैं। और जो सेना में क्या है, जो ब्रिगेडियर है उसको लगाने के अधिकार हैं, जो कर्नल है वो लगाने का अधिकार ये दिया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिए थे। अब योगदान दिए है तो लोगों को थोड़ा सा उनको अवॉइड करने का क्या है, एक प्रावधान आया। तब 1954 में हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, सेवेंथ पे अमेंडमेंट किया गया। कौन सा? 7 बार संशोधन कर दिया गया। और 7 बार संशोधन करने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ नागरिक उपाधि जोड़ दिया गया। नागरिक उपाधि, जिसको सिविल अवार्ड कहा जाता है। क्या जोड़ दिया गया? सिविल अवार्ड जोड़ दिया गया। वो थे 4 प्रकार के। अगर आप लोगों ने सुने होंगे, भारत रत्न का नाम सुने होंगे, पद्म विभूषण का नाम सुने होंगे, पद्म भूषण का नाम सुने होंगे, और पद्म श्री। ये जो 4 उपाधि दी गई है वो कब दिया गया? 1954 से भारत में शुरू हुआ। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ? सेवेंथ संविधान संशोधन के माध्यम से शुरू हुआ। और इसे सिविल अवार्ड कहा जाता है, यानी नागरिक उपाधि कहा जाता है। और इसमें सबसे सर्वोच्च जो है वो है भारत रत्न। आप लोग जानते हैं भारत रत्न क्या है? सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, यानी सिविल उपाधि है। कौन कौन सी उपाधि दी गई है? एक तो आपका भारत रत्न, दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। जहां पे समझ में नहीं का पूछेगा, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब ये भी अब लोग देखे होंगे 26 जनवरी को उनको दिया गया है, 26 जनवरी से पहले। तो इसमें जो भारत रत्न है ये सर्वोच्च उपाधि है। ये क्या है? सर्वोच्च उपाधि है, इसको याद रखिएगा। तो ये उपाधि दिया गया। ये नागरिक उपाधि कब शुरू हुआ? 1954 में शुरू हुआ। देखिए जो रत्न है ये सबसे पहले 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था 1954 में। सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था।
आप लोग जानते हैं जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, किसने, और बाद में राष्ट्रपति बने हैं। शिक्षक दिवस इनके नाम पे मनाया जाता है। दूसरा दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। और तीसरा व्यक्ति था चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इन तीन व्यक्तियों को दिया गया था। देखिए, तीन व्यक्ति महान व्यक्ति है, आप लोग जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं, जिसमें शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और हमारे देश के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, और बाद में सेकंड राष्ट्रपति बने। और इनके ये फिलोसफी के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। फिलोसफी और इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे। दूसरा है सीवी रमन। सीवी रमन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नागरिक जिनको भौतिक शास्त्र में, यानी फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और इनके जो रमन इफेक्ट इन्होंने खोजा था, और रमन इफेक्ट के कारण क्या है, भारत में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? रमन इफेक्ट खोजे गए उसी को में आता है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। आप लोग देखा है, उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किन के नाम पे पड़ा है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है। ध्यान देखिएगा। जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है, ये एक भी क्वेश्चन पूछा गया कितने जिले में फैला हुआ है। तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, वो क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले इन तीन लोगों को दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब दो विदेशी व्यक्ति को दिया गया, उसको भी याद रखिएगा। देखिए, दो विदेशी व्यक्ति को दिया गया भारत रत्न, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो याद रखिएगा। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पाकिस्तान के थे, कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और दूसरा दिया है नेल्सन मंडेला को दिया गया, ये साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है। नेशनल जो नेल्सन मंडेला है, इनको रंग भेद के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था, समझ लीजिएगा। तो इनको देखिए, अभी जो 2024 में कुछ लोगों को दिया गया, उनका नाम याद रखिएगा। 2024 में किन किन को दिया गया है? 2024 में सबसे पहले दिया गया है MS स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? हरित क्रांति का जनक, का जनक। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, जो बीजेपी के पहले उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे। तीसरा दिया गया है चौधरी चरण सिंह को दिया गया। चौधरी चरण सिंह को दिया गया। चौथा है आपका PB नरसिम्हा राव को दिया गया। नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अगला दिया गया है, बिहार के एक व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो इतने व्यक्तियों को क्या है, इस बार भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है? MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, किसान नेता थे, प्रधानमंत्री भी थे भारत के, PB नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री थे, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। तो इन लोगों को क्या है, 2024 में क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, जो भारत और विदेशी नागरिक दोनों को दिया जाता है। जहां पे समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो उपाधियों का अंत समझ में आ गया होगा क्यों किया गया था। क्योंकि आजादी के बाद यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा दिए गए लोगों के जो उपाधि है उनको हटाने के लिए दिया गया था, लोगों में असमानता ना रहे इसके लिए ऐसे किया गया था। किन किन को छोड़ के किया गया था, शैक्षिक और सैन्य उपाधियों को के अतिरिक्त सभी को दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। अब आता है इसके बाद आर्टिकल 19 यानी 19। देखिए जो आर्टिकल 19 है ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिया जाता है नागरिकों को, कि नागरिक क्या है, भारतीय क्षेत्र में बिना रोके टोके अपने दैनिक जीवन के जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनको अर्जित कर पाए, या उनको उस एक्टिविटीज को कर पाए। 19 में क्या है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अगर मेरे खिलाफ कोई गलत हो रहा है तो मैं अपने बात को किसी मंच में रख सकूं, किसी मंच में रख सकूं, मेरे बात को भी क्या है, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है या जो भी प्राधिकार है उसके सामने मैं अपने बात को रख पाऊं। सुनवाई मतलब कुल मिला के सुनवाई होती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर नहीं होता तो न्यायालय में तो सुनवाई होगी होगी। अगर कोई सरकार या अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सरकारी या उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में तो सुनवाई 100% होना है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी जो पीसफुल कोई भी कॉन्फ्रेंस या किया जा सकता है। अगर मान लेते कोई बात सरकार नहीं मान रहा है तो आर्टिकल आप 19 लोग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें जो हमारे नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार मिलते हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन यापन करने के लिए या अपने फ्रीडम के लिए कुछ प्रावधान में दिए गए हैं। पहला तो अपने बात को रख सकते हैं, दूसरा सम्मेलन कर सकते हैं, तीसरा यूनियन बना सकते हैं, फिर क्या है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं केवल सेंसिटिव एरिया को छोड़कर, जो सुरक्षा के दृष्टि से जो सेंसिटिव एरिया होता है उनको छोड़कर कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। चाहे उनको उत्तराखंड रहना उत्तराखंड रहे, उनको तमिलनाडु में रहना तमिलनाडु में रहे, कहीं भी रह सकते हैं। और अपने मन पसंद कोई भी बिजनेस कर सकता है, व्यापार आदि कर सकता है। तो ये सारे अधिकार दिया गए हैं। इसी में एक चीज और याद रखिएगा, आर्टिकल 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। जो मीडिया को जो आजादी मिला है ये आर्टिकल इसमें बात की गई है। प्रेस मीडिया भी क्या है अपने बातों को रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। देखिए एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो आर्टिकल 19 और 20 है, अगर भारत में आपातकाल भी लागू हो जाए, इमरजेंसी भी लागू होता है, तभी ये निलंबित नहीं होता है, मतलब इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसको किसको निरस्त नहीं कर सकते हैं, 19 और 20 को, और कुछ हद तक 21 को भी नहीं किया जा सकता है। और 19 और 20 को तो नहीं ही, ध्यान दीजिएगा। अगला है आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 में क्या होता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर कोई अपराध या अपराध में संलिप्त उनको पाया जाता है या उन पर आरोप लगता है, तो जो व्यक्ति है उसे तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक क्या होता है, अदालत द्वारा उसको या कोई न्यायालय द्वारा द्वारा उसको दोष सिद्ध ना कर दे।
मान लेते कोई व्यक्ति है, पुलिस ने भी अगर कोई आरोप लगाते हैं, देखिए पुलिस मतलब अदालत नहीं है, पुलिस का काम केवल पहरेदारी का होता है। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, पुलिस के पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं होता। देखिएगा, निर्णय वही संस्थान दे सकता है या वही प्राधिकरण दे सकता है या संस्था दे सकता है जिनके पास मजिस्ट्रेट पावर होता है। और पुलिस के पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं होता, उनका काम केवल जो अपराधी है या अपराध में उनको जो नाम आया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को क्या है, न्यायालय तक पहुंचाना होता है। और जो भी सजा वगैरह होगा या दोष सिद्धि जो भी होगा, वो न्यायालय दिया जाएगा। तो कोई भी किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक क्या होता है, न्यायालय द्वारा उसको दोष सिद्ध ना किया जाए। देखिए बहुत से लोग क्या होता है, मान लेते हैं पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लिया, तो लोग सोचते होंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक न्यायालय उसको दोष सिद्ध नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति दोष सिद्धि नहीं हो किया जा सकता, उनको दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता है। समझ लीजिएगा, पहली बात है। दूसरी बात क्या होता है, जो व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगा है, मान लेते कोई व्यक्ति अपराध किया है, तो उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस समय जो कानून हमारे देश में चल रहा होगा, उस कानून के अनुसार ही उनको दंडित किया जाएगा। मान लेते हैं आज दिनांक क्या है, 31 जनवरी है, और 31 जनवरी में ये कानून है, अगर कोई किसी को हत्या करता है तो हत्या का जो भी प्रावधान होगा उसका मतलब 10 साल का सजा है। समझ लीजिएगा। और 31 तारीख में कोई व्यक्ति क्या है, हत्या करता है किसी भी व्यक्ति का, तो उनको 10 साल का सजा होगा। अब मान लिए कि हत्या तो किया उन्होंने 31 जनवरी को, लेकिन 1 फरवरी में ये कानून लागू हो गया है। क्या कानून लागू हो गया है? ये लागू हो गया कि हत्या करने का अब सजा क्या होगा, 20 साल होगा। समझ लीजिएगा। तो जो 31 तारीख को जो व्यक्ति ने हत्या की है उनको 20 साल का सजा नहीं होगा, उनको 10 साल का सजा होगा। और 1 फरवरी से लेकर जब जिस दिन कानून लागू होगा उस दिन से लेके उसके बाद जितने लोग अगर हत्या करेंगे तो उनकी सजा 20 साल होगी। तो जो व्यक्ति जिस कानून के तहत अगर कोई अपराध करता है तो उन्हें उन कानून के आधार पर क्या होगा, दोष सिद्ध किया जाएगा या दंड दिया जाएगा, जो भी होगा। जैसे आप देखे होंगे, जो यूसीसी लागू हुआ है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो व्यक्ति यूसीसी लागू होने के बाद जो शादी करेंगे उनके लिए पंजीकरण है। अब बताइए, दो शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए 27 जनवरी से पहले अगर उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अगर दो शादी किया होगा तो उन वो कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, उनको सजा नहीं दिया जाएगा। अब बताइए 27 जनवरी के बाद अगर कोई व्यक्ति दो शादी करता है, अगर सरकार को मालूम चल जाए या केस हो जाए, तो उनको क्या होगा, यूसीसी के माध्यम से उनको सजा होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। और तीसरी बात क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ या अपने लिए गवाह नहीं दे सकता। इसलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ ले जाए और पुलिस बोले कि तुमने हत्या किया, तुमने मर्डर किया, तुमने चोरी किया, अफीम बेचा, कुछ भी बेचा, उस समय बोल दीजिए कि हाँ मैंने सब कुछ काम किया। क्योंकि पुलिस के सामने जो गवाही दी जाती है वो न्यायालय में मान्य नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि पुलिस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है टॉर्चर के माध्यम से झूठी गवाही वगैरह लेते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही दी जाएगी वही होगा। कि कोई व्यक्ति अपने प्रति क्या होता है, साक्ष्य बनने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। और पुलिस के सामने कोई भी गवाही क्या नहीं होता है, न्यायालय में मान्य नहीं होता है। इसलिए पुलिस अगर किसी को पकड़ ले तो जो भी पुलिस वाले बोले कि लिखने के लिए बोलने के लिए सब कर दीजिए, बोले कर दिया, लेकिन क्या होगा बाद में उन पुलिस वालों को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सिद्ध नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा, बरी हो जाएगा। तो ये जो तीन प्रावधान है, ये क्या है, आर्टिकल 20 में नागरिक को दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होगा जब तक क्या न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी बात क्या है कि जिस समय अपराध की है उसी समय जो कानून है उसके तहत उनको सजा मिलेगी। तीसरी बात क्या है, अपने प्रति साक्षी या अपने प्रति गवाह नहीं दिया जा सकता है। और पुलिस के सामने जो गवाह दी जाएगा वो न्यायालय में मान्य नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 21।
इसको कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीने का अधिकार कहते हैं, राइट टू राइट लाइफ कहा जाता है। देखिए लाइफ टू लाइफ में क्या है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसको 2017 में हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताएगा कि कोई भी व्यक्ति किस तरह का कपड़े पहन रहा है, क्या क्या खा रहा है, किसके साथ शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा जो इतना ज्यादा विरोध के बाद भी क्या है, लिव इन रिलेशनशिप को क्या है उत्तराखंड के यूसीसी से हटाया नहीं गया है, बल्कि केवल पंजीकरण की बात की गई है कि कोई भी अगर बिना शादी से किए अगर साथ में अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन क्या है उनका केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि उससे अपराध ना फैल पाए। तो निजता का अधिकार जो है, यानी राइट टू प्राइवेसी है, वो क्या है आर्टिकल 21 में 2017 में ऐड किया गया है। और इसमें देखिएगा एक बात आप लोगों ने जानता है, आर्टिकल 21 ए में क्या है, मुक्त शिक्षा की बात की गई है, फ्री एजुकेशन की बात की गई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्री एजुकेशन की बात किस में की है, आर्टिकल 21 ए में की गई है। और 21 में क्या है, राइट टू लाइफ की बात की गई है, और निजता का अधिकार इसी में है, जिसमें 2017 में इसको ऐड कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 22 क्या है, देखिए आर्टिकल 22 क्या है पहले समझ लीजिएगा। देखिए आर्टिकल जो 22 है, ये इसमें दो तरह के प्रावधान किए गए हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर लिया या उनके खिलाफ किसी ने शिकायत की, तो अगर कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं भी है, मान ले कोई अपराधी अपराधी है या नहीं भी है, देखिए भारत में ये माना जाता है कि शो जो निर्दोष होता है वो, मतलब किसी भी निर्दोष व्यक्ति को क्या होता है, सजा नहीं मिलना चाहिए। भारत के नीति में ये बताया गया है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलना चाहिए, और उसके लिए कोई भी प्रावधान है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने आते हैं तो उनके हाथों में क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। देखिए FIR, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, इसका मतलब किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए FIR से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, वो केवल इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है तो इनको क्या होता है, नजर में रखा जाए। लेकिन जब पुलिस वाले वारंट निकला तो उनके पास कोई सबूत होता है, पूरा गवाह होता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकला जाता है, और वारंट के आधार पर क्या होता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। ऐसे कोई पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते, ऐसे पूछताछ के लिए थाने में या पुलिस चौकी में बुला सकते हैं, लेकिन अरेस्ट तभी किया जाता है जब वारंट निकलता है। FIR का मतलब किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, FIR तो कोई भी कर सकता है। आजकल देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे FIR कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो FIR किसी के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गिरफ्तारी हो, जब तक वारंट ना निकाला जाए, और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये गांव वगैरह में होता है कि पुलिस वाले किसी को पकड़ के बंद कर देते हैं, पहले मीडिया वगैरह नहीं था, सोशल मीडिया तो होते थे। आजकल थोड़ा सा इस करना बहुत मुश्किल होता है, शहरों में तो बहुत मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा मीडिया हो गया। तो पहली बात है, किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 22 में दो तरह के प्रावधान है, एक तो सामान्य प्रावधान है और एक थोड़ा एक विशेष प्रावधान है। सामान्य प्रावधान में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है या उन पर कोई आरोप लगा है तो बिना वारंट के उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर किसी महिला को अगर अरेस्ट करना है, अगर उन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, जगह मतलब बहुत ही क्रूशियल अपराधी अगर नहीं है, तो शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस होना बहुत जरूरी है। अगर घर का अगर सर्चिंग वारंट आता है तो उनके साथ महिला पुलिस होना जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उनको अपने मनपसंद कानूनी सलाहकार से सलाह लेने का अधिकार है, मतलब वकील से सलाह ले सकता है कोई वकील से, कि उनको जो भी उन पर अपराध
या दोष लगाया गया है उसको कैसे निवारण किया जा सकता है। तीसरी बात क्या है, 24 घंटे के अंदर जब अरेस्ट की, जब वारंट निकलकर जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, यानी चौकी में या थाने में लाया जाएगा, तब से लेकर 24 घंटे के अंदर, यानी रास्ता का ट्रेवल है उसको छोड़कर, किसी भी नजदीक मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें जो यात्रा में जो समय लगता है उसको नहीं इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान क्या है, एक व्यक्ति को दिया गया है, ये सामान्यता है। और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति अगर जघन्य अपराध नहीं किया ना, तो उसको हथकड़ी भी नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई सामान्य अपराध किया है तो उनको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। हथकड़ी विशेष व्यक्तियों को लगाया जाता है जो भागने के लिए, इस तरह के एक्टिविटीज में जो ज्यादा जघन्य अपराध किया हुआ होता है। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा क्रूर टाइप के व्यक्ति है, या पहले उनका अपराधी छवि वाला कोई व्यक्ति है, और जानते हैं कि ये अपराध कर सकता है, ऐसे माहौल बन रहा है। तो जब माहौल बन जाता है तो क्या होता है, पुलिस उनको क्या है पहले डिटेक्शन मतलब पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे होम अरेस्ट हो सकता है, या थाने में रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिटेंशन लॉ कहा जाता है, या डिटेंशन कानून कहा जाता है, जिसको निवारक कानून कहा जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब दो भागों में डिवाइड किया गया था, तो वहाँ के जो बड़े बड़े नेता था उनको घरों में डिटेंशन किया गया था, कि उनको घर से निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया था, कि बाहर निकलेंगे तो दंगा वगैरह हो सकते थे, इसलिए ऐसे किया था। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वैसे मान लिया कोई व्यक्ति है हर होली में क्या दंगा करवाता रहता है, तो जब भी होली होगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे जो गिरफ्तारी की जाती है, अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को। और अगर 3 महीना से अगर अधिक समय के लिए उनको गिरफ्तार करके रखना है, तो उनके लिए क्या है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सलाह की आवश्यकता होगी। सामान्यतः कितने महीने उनको अरेस्ट किया जा सकता है, 3 महीना। और 3 महीने से अधिक अगर उनको अरेस्ट करके रखना है, तो उनके लिए किसी मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, कि जो माहौल है वो अभी भी शांत नहीं होगा, इस तरह का कोई एक्टिविटीज उनको मस्जिद के द्वारा देना जरूरी है, तभी वो उनको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 22, 22। अब है आर्टिकल 22 और 23। देखिए 23 में क्या बोला गया, जो शोषण होता है। देखिए हमारे समाज में सबसे ज्यादा शोषण बच्चों और महिलाओं का होता है। क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि उनके पास जो, एक तो इकोनॉमिकल बहुत ही वीक होते हैं, दूसरी उनके पास एजुकेशन कम होते हैं, और आर्थिक संसाधन भी उनके पास कम होते हैं। तो इसलिए उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में लगभग हर साल 1 करोड़ बच्चे और जो महिलाएं होते हैं वो गायब हो जाते हैं। गायब मतलब गायब तो नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बेचा जाता है, या जबरदस्ती उनको उठा के लाया जाता है, या कहीं बेच दिया जाता है। तो आर्टिकल 23 ये बोलता है कि किसी भी भारत के जो व्यक्ति है उनको जबरदस्ती उनसे काम नहीं लिया जा सकता, जिसको फोर्स लेबर कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे पहले के जमाने में लोग जो अमीर लोग होते थे, गरीबों को केवल खाना के बदले में क्या था, अपने खेतों में काम करवाते थे, जिसको बेगार कहा जाता था। तो इसको बंद करने की बात की। दूसरी होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको मानव व्यापार कहा जाता है। जैसे आपको बता कि हर साल भारत में 1 करोड़ बच्चे और महिलाएं क्या होता है गायब हो जाता है। गायब तो नहीं होता, जो आपको बताया, कहीं ना कहीं उनको भेजा। अब लोग जानते हैं जो बड़े बड़े शहर में होते हैं, उसमें गांव से जो लड़कियां या बच्चे होते हैं उनको लेके क्या होता है, उनको होम अरेस्ट किया जाता है, कि घर का काम उनको सस्ता पड़ता है, ये खरीद लेते हैं, बच्चा 250,000 1 लाख में खरीद लेते हैं, बच्चे से वो काम करवाते हैं क्योंकि इजी पड़ता है। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, केवल एक लोग नहीं करते। तो ऐसे होता है। उसके बाद जो वैश्यालय वगैरह वगैरह में उनको बेचा जाता है, या विदेशों में उनको बेचा जाता है, तो ये सारी चीज होते हैं। या छोटे जगह पे मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम करवाते हैं। तो दो चीजों में इसमें होना चाहिए, एक तो जो फोर्स लेबर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और दूसरा है मानव तस्करी, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, इस पर प्रतिबंध कर दिया। जैसे वेश्यावृत्ति हो गया, देवदासी प्रथा हो गया, खरीद बिक्री हो गया, बच्चों महिला, ये सारे इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
तो ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत इसको लाया। देखिए, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में एक प्रथा है देवदासी प्रथा। पहले महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा क्रूर होता था इस प्रथा के अनुसार। इस प्रथा में क्या होता है कि जो गांव में जो गरीब परिवार होते थे, उनके जो लड़कियां होते थे उनको मंदिर के देवता के साथ शादी करवा देते थे। और जो भी गांव के संपन्न जो भी व्यक्ति होते थे, उनके साथ बहुत सारे अनैतिक एक्टिविटीज करते थे। इसलिए बहुत महिलाओं का शोषण होते थे। अगला है आर्टिकल 24। 24 में क्या होगा, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। किसके बारे में क्या बताया, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है कि चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध, यानी जो भी बच्चे 14 साल से कम है उनसे क्या होता है, चाइल्ड लेबर नहीं लिया जा सकता है। कितने, 14 वर्ष से कम उम्र के। लेकिन एक कंडीशन में लिया जा सकता है, लेकिन वो खतरनाक कामों में नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बच्चा अपने घर में स्कूल और खेल कूद के समय के अतिरिक्त समय में अपने घर के किसी काम में हाथ बटाता हो, जैसे मान लेते किसी घर में बीड़ी बनाया जा रहा है या कोई और भी होगा, मोमबत्ती बनाया जा रहा है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हो, उनको 2-3 घंटा खेलने को भी मिल रहा है और उसी में 1-2 घंटे अगर उनमें हाथ बटा दे तो ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं होगा। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो उसके ब्लड रिलेशन में हो, तभी वो कर सकता है। नहीं तो किसी दूसरे में घर के लड़कों को या बच्चों को इस तरह से कामों में नहीं लगाया जा सकता है। देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग पेडागोजी पढ़े होंगे कि बच्चों का जो मेन डेवलपमेंट होता है वो बचपन में ही होता है। अगर बचपन में अगर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो आगे जाके क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो एवरेज यूरोपियन कंट्री है, उनसे क्या होता है, 15% बच्चे का जो क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास कम होता है। तो समझ लीजिए कि बचपन बिगड़ने का कारण क्या है, हम यूरोप के बच्चे से क्या होता है, हमारे यहाँ के बच्चे क्या है, 15% क्या है, पहले ही डाउन हो गया है। तो खेल कूद बहुत जरूरी है। खेल कूद करने से क्या है, दिमाग बढ़ता है, फिजिकल स्ट्रांग होता है, बीमारी कम होता है। हम लोग सब जानते हैं, इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एक्टिविटीज नहीं किया जा सकता, केवल ब्लड रिलेशनशिप में होता है स्कूल और खेलकूद के समय को छोड़कर। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। देखिए धर्म की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य तो कहते हैं, लेकिन भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि बल्कि भारत सरकार क्या होता है, किसी विशेष धर्म को क्या होता है, कोई सहायता नहीं करता है। चाहे हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसमें क्या होता है, हर धर्म के जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और बधाई वगैरह देते हैं। लेकिन इसलिए क्या है, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए धर्म को लोग गलत रूप से देखते हैं। धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको लोग क्या है, केवल कर्मकांड के रूप में लोग देखते हैं। और यही क्या है, धर्म के सबसे नेगेटिव है। धर्म जो रिलीजियस है, हम लोग क्या है, धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म में जो बात की गई है हम उसको नहीं मानते हैं। सबको बोला कि सदा सत्य बोलो, कोई नहीं बोलता है। बुराई मत करो, सब बुराई करते हैं। ईर्ष्या करना है, सब ईर्ष्या करते हैं। चोरी करना मना किया है, सब चोरी करते हैं। तो अब धर्म को कौन मान रहा है, कोई धर्म नहीं मानता है। वो बोलने के लिए क्या, धर्म की जो कर्मकांड वाला पार्ट है वो सब मानते हैं। ठीक है, पहले आर्टिकल 25 में क्या कहा गया, पहले इसको समझ लिया, वो अलग मैटर है। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा हो, वो अपने किसी भी धर्म के जो भी नियम कानून है उसको किसी भी रूप में मान सकता है। लेकिन एक शर्त है, उस नियम कानून से किसी भी ह्यूमन या जीव जंतु की हानि नहीं होना चाहिए, या किसी ह्यूमन की हानि नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो सही है, लेकिन अगर कोई मानते हैं और दूसरी बात क्या होता है, किसी को हानि पहुंचाते हैं, उससे वो दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका अंतकरण कर सकते हैं। लेकिन क्या था, किसी को जबरन किसी धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
किसी को फोर्स करके किसी भी दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल 25 में ये बात बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मनपसंद धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसका अनुकरण करने की स्वतंत्रता है, उसको उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उससे हानि नहीं होनी चाहिए किसी की। जैसे जादू टोना नहीं होना चाहिए। पहले देखते कि शिशु वध होते थे बहुत सारे, अभी भी कई कई चोरी छिपे होते रहते हैं, आप लोग सुनने होगा न्यूज में, किसी को अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए पड़ोसी के बच्चे को बलि दे दिया। तो ऐसे नहीं कर सकते कि आपने। आर्टिकल 26 ये बताता है कि जो धार्मिक संस्थाएं होती है उनका प्रबंधन उसी धर्म के लोगों द्वारा की जाएगी। अगर कोई हिंदू मंदिर है तो इसका प्रबंधन कौन करेंगे? हिंदू लोग करेंगे। कोई मुस्लिम अगर मस्जिद है तो उसका प्रबंधन कौन करेंगे? मुस्लिम द्वारा किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि जो आर्टिकल 27 में ये बताया गया है कि जो भी धर्म को अभिवृद्धि करने के लिए या धर्म को प्रोग्रेसिव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी दान दक्षिणा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा कि अभी भी क्या है, मंदिरों के जो दान दिया था ना उस पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब बोले कि टैक्स किस में लगाया था? मंदिरों पे। देखिए मंदिरों में जो मेले लगते हैं या दुकानें लगते हैं या उनके जो पार्किंग वगैरह होता है उनमें टैक्स लगाया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा या जो भी या वहां तक पहुंचाने में जो साधन का इस्तेमाल किया जाता है उस पे सरकार द्वारा जो भी वसूल करना होता है वो करते हैं। लेकिन मंदिरों के जो दान पत्र में जो पैसा आता है वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 28 में ये बताया गया है कि जो राज्य द्वारा अगर किसी संस्था को अगर वित्त पोषित किया जा रहा है, उसी संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसा मान ले तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन आप लोग देखते हैं बहुत सारे स्कूल में सरस्वती पूजा वगैरह हो जाता है। वो क्या है, आपसी सौहार्द के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर विरोध करेगा तो वह पे नहीं हो सकता है। ये बात समझ लीजिएगा कि किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित यानी जो फाइनेंस किए हुए संस्थान में किसी भी प्रकार के रिलीजियस एजुकेशन या एक्टिविटीज नहीं हो सकता है। यह है आर्टिकल 28 में बताया गया। और आर्टिकल 29 और जो 30 है ये क्या है? माइनॉरिटीज के बारे में है। किसके बारे में है? माइनॉरिटीज, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं। देखिए भारत में 6 ऐसे समुदाय है या धार्मिक समुदाय है जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा दी गई। देखिए भारत में जो माइनॉरिटीज है उनको धर्म के आधार पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दी गई है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। एक तो है मुस्लिम, दूसरा है सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। ये जो 6 धार्मिक समुदाय है इनको क्या कहा गया है कि भारत में ये माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है। आप लोग देखेंगे कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे हिंदू भी अल्पसंख्यक हो गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिएगा, वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो मुस्लिम या ईसाई जो जनसंख्या वो हिंदुओं से ज्यादा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे धार्मिक रूप से है, देश के आधार है। तो अभी राज्य में ऐसे कोई कानून नहीं है, तो राज्य में अगर ऐसे कानून होगा तो राज्य सरकार भी ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा है? मुस्लिम है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? पारसी है। इनकी संख्या सबसे भारत में कम है। ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 29 ये बताता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके क्या होना चाहिए, जो भी बोली होता है, भाषा होता है, लिपि होता है उन, और जो कल्चर होता है उनको सुरक्षित रखा जाए। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग, कम संख्या में पारसी लोग रहते हैं। अगर उनको पारसी जो फारसी बोला जाता है उनको अगर संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो अपने भाषा और बोली लिपि और संस्कृति का
कैसे उसको मेंटेन कर पाएगा, इसलिए उनको ये प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा संस्थान स्थापन करने और प्रशासन करने का अधिकार है। आप लोग देखते हैं जितने भी कॉन्वेंट स्कूल या मदरसा है, ये इसको फंड कौन करते हैं या इनको सस्ते में जमीन क्यों मिलता है? क्योंकि यही आर्टिकल है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के माध्यम से जितने भी जो ईसाई लोग हैं और जो मुस्लिम लोग हैं या इस तरह के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको क्या है, सरकार के माध्यम से कम दाम पे जमीन वगैरह दी जाती है। तो इसके लिए क्या है, एजुकेशन सिस्टम या संस्थान ये लोग क्या है, ओपन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में ये बताया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 33 में क्या है, 31 में क्या है, ये संविधान में क्या संपत्ति का अधिकार पहले था, अब इसको हटा दिया गया। कब? 1978 में हटा दिया गया, संविधान संशोधन 44 में। और इसको अब क्या है, वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये आर्टिकल क्या है, 31 में इसका प्रावधान है। ये आपको पहले बता दिया था। अब आता है 32, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकलों में से एक आर्टिकल है 32। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल जो 32 है, इसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत का मतलब हमारे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। देखिए, अगर अंबेडकर अगर बोले कि अंबेडकर ने कि भारतीय संविधान के किस भाग को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो वो है आपका आर्टिकल 32 एंड 32। देखिए, 32 क्या है, ये गारंटी देता है अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या उनके विरुद्ध कोई भी गलत काम होता है, तो न्यायालय उनको गारंटी देता है कि हम उसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपके खिलाफ अन्याय हुआ है उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम आर्टिकल 32 के माध्यम से क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 2 to 6 के माध्यम से डायरेक्ट क्या है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों आर्टिकल को याद कर रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 2 to 6 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें 5 तरह के क्या होते हैं, रीट जारी की जाती है। कौन कौन से रीट है वो आपको बताना है, कि अगर किसी नागरिक के खिलाफ इस तरह से आपराधिक अगर आरोप लगाया जाता है तो उनको कौन कौन सा अधिकार है वो आपको। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहते हैं हॉर्बियस कॉर्पस कहा जाता है। देखिए, हॉर्बियस कॉर्पस तब इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई व्यक्ति को पुलिस वाले ने अनैतिक रूप से अगर अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत नहीं किया, और उन पर बहुत सारे टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार वाले उसको कैसे छुड़ाए? उसके लिए क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर कोई पुलिस वाले या कोई भी पुलिस संस्था या इस तरह के एक्टिविटी उनको गिरफ्तार करता है, अगर वो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करता है, तो उस परिवार के कोई व्यक्ति कहा जाएंगे आर्टिकल 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे, हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेंगे कि ये पुलिस अधिकारी हमारे जो भी रिश्तेदार में लगता है, इनको बिना कोई सूचना के अरेस्ट करके रखा है। तब जो मजिस्ट्रेट क्या होगा, उस पुलिस वाले को बोलेगा कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर यानी बॉडी के सहित, मतलब जिंदा या जो भी है, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर मान लेते पुलिस वाले उसको टॉर्चर करके मार दिया होगा, अब पुलिस वाले कहाँ से लाएंगे? तब पुलिस वाले फंस जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन इस्तेमाल करने के लिए लोगों में क्या जागरूक भी होना चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के किसी व्यक्ति के प्रति जारी की जाती है, और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस वाले अरेस्ट करे तो उसको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, सशरीर। ठीक है। 24 घंटे के अंदर नहीं करेंगे तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे न्यायालय। और न्यायालय जब कार्रवाई करते हैं तो पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ते हैं, अब वो जानते हैं। दूसरा है परमा आदेश या मैंडामस जिसे कहते हैं। ये क्यों जारी करते हैं?
देखिए क्यों जारी करते हैं, समझ लीजिए। मान लेते हैं कहीं अतिक्रमण होने वाला है, मतलब कोई दबंग लोग या कोई बहुत बड़े समुदाय क्या है किसी सरकारी जगह पे बैठ गया है, जैसे आप लोग हल्द्वानी में सुने होंगे, कार्रवाई भी होता रहता है। या किसी ने रोड के ऊपर क्या मकान बना लिया, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल काम था, सरकार उसको हटा नहीं सकती है। मान लेते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे, जो हल्द्वानी में हुआ था 1-2 साल पहले घटना है, तो और जो राजपुरा वाला क्षेत्र है उनको वहां से लोगों को हटाने की बात की गई थी। तो इतने बड़े जो पॉपुलेशन है ना, कोई गवर्नमेंट इसको हटा नहीं सकते। अब बोले क्यों नहीं हटा सकते, गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट है, इसलिए हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वोट बैंक है। क्योंकि इतने बड़े वोट बैंक क्या होता है उसके नाराज हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाते ही नहीं है कि उनको मालूम है कि इससे वोट बैंक। तभी क्या होता है, हमारे जो न्यायालय होता है वो क्या होता है, मैंडेमस जारी करता है ऐसी चीजों पर कि सरकारी जमीन जमीन पर अवैध रूप से ये लोग कब्जा करके रह रहे हैं। अब जब मैंडेमस जारी होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट डीएम और जो भी उसका एसपी वगैरह होता है उस जिले का, उनको दिया जाता है, और ये क्या होता है उस पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है जब तक न्यायालय उस पर स्थगन प्रस्ताव ना जारी किया जाए। तो अगर मैंडेमस अगर न्यायालय ने जारी किया तो उसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जो डीएम या एसपी वगैरह जो भी होंगे वो सब सस्पेंड हो जाएंगे, उनकी जगह पे कोई नया आ जाएगा। लेकिन उसको करना जरूरी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रोविशन या प्रतिषेध। देखिए प्रोविशन का मतलब होता है किसी काम को रोकना। अब रोकना मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो हमारे सेशन कोर्ट होते हैं या जो सिविल कोर्ट होते हैं ना, उनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, या जिला न्यायालय जिसे कहते हैं उसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय के पास क्या होता है, संविधान के व्याख्या करने का अधिकार नहीं होता। या संविधान को में अगर कोई ऐसे नया चीज आ जाता है जिनको क्या होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उसको मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसे कोई केस आ जाते हैं, और तब क्या होता है, जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कहते हैं कि आप इस जो भी मैटर है इसमें आप कोई निर्णय तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक जो संवैधानिक मुद्दा सॉल्व ना हो जाए। तब तक क्या होता है, आप निर्णय नहीं दे। तो रोकना किसी भी जो जजमेंट होता है उसको रोकने का अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, जो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप इस केस को या इस मामले को रोक दीजिए जब तक क्या उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है उसका सॉल्व ना हो जाए। इसको कहते हैं पदच्छेद, कहते हैं प्रोविजन कहते हैं। अगला है सर्टेरी उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण उसे कहते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक बहुत ही दबंग व्यक्ति है और इनका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस व्यक्ति का प्रभावशाली बहुत ज्यादा है। तब जो दूसरा पक्ष होता है, मान लेते हैं दूसरा पक्ष पी है, तो ये कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाके बोलेंगे कि ये व्यक्ति इस मामले पे क्या होगा, प्रभावित मामले को प्रभावित कर सकता है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे नेता लोग कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, दबंग लोग करते हैं। तब क्या होता है, जब इस सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि ये व्यक्ति दबंग है और ये क्या होता है नेता वगैरह है जो भी है, तो प्रभावित कर सकते हैं, तभी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि ये जो केस चल रहा है इस केस को क्या होता है, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटा के कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी भेज सकते हैं, या खुद के पास भी ले सकते हैं, या स्वतः संज्ञान में भी ले सकता है। ऐसे कुछ मैटर हो जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि स्वतः जिसको सु मोटो कहा जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसे मैटर आ जाता है जिसमें क्या होता है कि वहाँ का जो न्यायालय है या पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग बहुत सारे बाबा के मैटर पे देखे होंगे, जो अरेस्ट करते हैं तो उनमें बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनको अरेस्ट मानते हैं कि कोई दोषी नहीं है। तो उसमें आप लोग देखेंगे उसके बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या होता है, सो मोटो के माध्यम से उस केस को अपने पास लेते हैं। तो इसको क्या होता है, उत्प्रेषण कहा जाता है कि निचली अदालत में अगर ये केस चलेगा तो ये प्रभावित हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दबंग लोग बैठे हुए हैं। या आप लोग जानते हैं जज को भी कभी कभी खरीद लेते हैं। अगला है अधिकार परीक्षा या क्योटो वारंटो। देखिए अधिकार परीक्षा, मान लेते हैं आप प्रवक्ता के पद पे बन गए और आप बहुत बड़े बाहुबली है, बहुत खतरनाक इंसान है, कैसे भी बन गए, जैसे भी बन गए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। अब अगले दिन जाके क्या प्रवक्ता है प्रिंसिपल के कुर्सी में जाके बैठ गए। अब प्रिंसिपल कमजोर है, दूर के रहने वाले हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट है, अब क्या करेगा, वो क्या होगा, बगल के कुर्सी में तो बैठेगा नहीं, फिर काम कैसे होगा।
तब जो प्रिंसिपल यहाँ पे है वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से, और बोलेंगे कि मेरा का जो प्राधिकार है, ये पी वाला व्यक्ति उसका अतिक्रमण कर रहा है। फिर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट दोनों व्यक्ति को बुलाएंगे और बोलेंगे अपना अपना पद दिखाइए। तो उसको अपने प्राधिकरण के अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, काम करने का अधिकार देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग, आप लोग देखे होंगे, दबंग टाइप के लोग होते हैं। नहीं तो इस तरह से क्या होता है, दूसरे के जो प्राधिकार होता है उसका उल्लंघन कर सकता है, जिसको अथॉरिटी कहा जाता है। देखिए, पावर और अथॉरिटी में बहुत अंतर होता है। पावर मतलब क्या होता है कि किसी को प्रभावित किया जाता है पावर से, और जो अथॉरिटी होता है उससे एक्शन लिया जाता है। जो गवर्नमेंट या जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं उनके पास अथॉरिटी होता है, पावर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग भी जब प्रवक्ता बन जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, अथॉरिटी होगा। तो ये हो गया आर्टिकल के 32 के अंतर्गत जो 5 प्रकार के रिट है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब है आर्टिकल 33, 34, 35। देखिए, इसमें आपको बताया कि सेना सेना पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बारे में बताया गया है। सेना है, पुलिस है, और अर्धसैनिक बल है, इनके बारे में बताया गया है। क्योंकि इनको सामान्य नागरिक जैसा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या है, कभी भी हड़ताल वगैरह, कभी भी बैठा, कभी भी यूनियन नहीं बना सकते हैं। तो इनके बारे में बात की गई है। जो आर्मी है